सो वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्री अभय सीएसए वाला पे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने इस यूपी कैडेट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज आपका 23 अप्रैल है डेट और आज आपका यूपी बोर्ड का रिजल्ट भी आ चुका है। ठीक है। जो लोग भाई जिन लोगों का भी आया हो रिजल्ट, जैसा भी आया हो कमेंट करके बताना। ठीक। चलिए सभी का मोस्ट वेलकम है एक बार अपने इस चैनल पे। फटाफट अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने भी नहीं किया है। ठीक। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आगे जितने भी आपके प्रैक्टिस सेट आए, ये मॉडल पेपर आपका आएगा। आज मॉडल पेपर नंबर 2 है। ठीक। अभी आपको 20 मॉडल पेपर मुझे करवाने हैं, साथ ही आपके ओल्ड क्वेश्चन पेपर करवाने हैं यूपी कैडेट के। ठीक। आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। साथ ही इस वीडियो का एक लाइक कर देना और अपने जो भी दोस्त भाई हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं यूपी कैडेट बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम की या किसी भी बीएससी आपके यूपी कैडेट से रिलेटेड कोई भी हो, ठीक, कोई भी सब्जेक्ट, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो ये है मॉडल पेपर हो जाता है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन ज़्यादातर आपके आते हैं। ठीक। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन रहेंगे और ऐसे ही यही क्वेश्चन रहेगा। तो फटाफट सभी अपने दोस्तों को शेयर कर देना और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करो, इसमें कुछ स्किप करने वाली चीज़ नहीं है। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। लिखा है सूत्री विभाजन में गुणसूत्र स्पष्टतम देखे जाते हैं, यानी कि जैसे आपका जो सेल डिवीजन होता है तो उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं सबसे क्लियर, ऐसे जानते हो ना आपके जो सेल डिवीजन उसमें डिफरेंट फेज होते हैं। तो पूछा है कि किस फेज में सबसे स्पष्ट, सबसे क्लियर दिखते हैं। तो पूछा है आपसे, आप लोगों ने देखो ये हिंदी में लिखा है, मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के इसमें बता दे रहा हूँ। ये चीज़ लिखा है इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज। आप लोग थोड़ा अगर इंग्लिश प्रेफर करोगे ना एग्जाम में तो और बेटर रहेगा, बट मैं जानता हूँ भाई यूपी बोर्ड से हो, थोड़ा सा इंग्लिश नहीं समझ में आता है, क्योंकि मैं भी था, मुझे भी नहीं समझ में आता था। बस धीरे धीरे हल्का फुल्का टूटी फूटी आ गई है। तो वही है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं अंतरावस्था, मध्यावस्था, पूर्वावस्था, अंत्यावस्था ना। तो आपका जो मेटा फेज होता है जिसे बोलते हैं मध्यावस्था, इसमें आपका जो है कि क्रोमोसोम एकदम क्लियर कट दिखता है। ठीक। तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा फर्स्ट का सी। फिर पूछा है कि निम्नलिखित में से प्रायः किस अवस्था में डीएनए का निर्माण होता है। पूछा है कि जो डीएनए का निर्माण वो किस फेज में होता है, G0 फेज में, G1 फेज में, S फेज में या G2 फेज में। इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर आपको जो है जो डीएनए का किस अवस्था में निर्माण होता है, तो आपका जो एस फेज होता है जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है ना, यही है। ठीक। समझ में आ गया। और वैसे आज थोड़ा सा वीडियो आप लोग को हो सकता है क्लियर आया अच्छे से, थोड़ा सा प्रयास किए हैं कुछ। पूछा है कि केंद्रकीय विभाजन से केंद्रकीय विभाजन के पूर्ण होने के बाद हुआ कोशिका द्रव्य विभाजन कहलाता है। तो आपका सेल डिवीजन ना होने के बाद उसमें जो आपका जो साइटोप्लाज्म होता है, जो जीव द्रव्य होता है, पूछा है कि जो आपका कोशिका द्रव्य होता है उसका विभाजन क्या कहलाता है। तो पूछा है कि साइटोमिक्सिस, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस और आपका एपोमिक्सिस। तो आपका जो साइटोकाइनेसिस है इसका मतलब होता है जो आपका कोशिका द्रव्य है उसका विभाजन। आपका जो कैरियोकाइनेसिस होता है इसका मतलब है जो केंद्रक, क्योंकि देखो कैसे कैरियो कैसे केंद्रक, आप ऐसे जो है कि न्यूक्लियर का विभाजन, केंद्रक का विभाजन इससे होता है, आप लोग पता कर सकते हो। ठीक। पूछा है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसमें न्यूनतम गुणसूत्र संख्या n बराबर 2 होती है। सोलेनम नाइग्रम में, फिर पूछा है आपसे हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस में या पोआ एनुआ में, आर्जीमोना मैक्सिकाना में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग आंसर बताइएगा, सोचिएगा आप लोग। जिस दिन लाइव मिलेंगे उस दिन आप लोग बताइएगा अच्छे से। ठीक। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक। दिख रहा है आंसर, पढ़ लेना। फिर आपसे पूछा कि जल अपघटनीय एंजाइम धारी कोशिकांग है, यानी इसमें से कौन है भाई जल अपघटनीय एंजाइम धारी कोशिकांग कौन सा है। लाइसोसोम है, माइक्रोसोम्स है, राइबोसोम्स है, मीजोसोम्स है। इसका आंसर आप लोग सोचिएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा लाइसोसोम, आंसर नंबर ए। ठीक। फिर आपसे पूछा है कि सेनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का काम होता है, जो सेनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है इसका वर्क रोल क्या होता है।
क्रोमोसोम सेग्रीगेशन का, क्रोमोसोम पेयरिंग का, क्रोमोसोम मूवमेंट का, क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि गुणसूत्र का पृथक्करण, गुणसूत्र का युग्मन, गुणसूत्रों की गति, गुणसूत्रों का संगठन, कौन सा इसमें से उसका काम होता है? सेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुणसूत्रों का युग्मन, यानी कि आंसर नंबर बी। पूछा है कि अर्धसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है? सबसे लॉन्गेस्ट फेज इन द सेल डिवीजन, या आपकी जो मियोसिस होती है उसमें कौन सी होती है? तो जो मियोसिस से सबसे लॉन्ग डिवीजन आपका जो फेज होता है वो आपका होता है, यहाँ पर लिखा है प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज सेकेंड। ठीक, ऐसे कन्फ्यूजन क्वेश्चन आते हैं। सो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रोफेज फर्स्ट। ठीक, उसके बाद आपसे पूछा है माइटोटिस वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी कि सूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? सो आप लोग जानते होंगे सूत्री विभाजन की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर लिखा है आर ब्राउन ने, स्ट्रॉसबर्गर ने, डब्ल्यू एन फ्लेमिंग ने, ए विजमान ने। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 8 का बी, फ्लेमिंग ने। ठीक, आप लोग कमेंट करके मुझे ये बताइए कि जो अर्धसूत्री विभाजन जिसे मियोसिस बोलते हैं उसका खोज किसने किया था भाई। ठीक, पूछा है आपसे कि कोशिका विभाजन की निम्नलिखित अवस्थाओं में किसमें डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है? ठीक, तो कोशिका विभाजन में की निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है? इंटरफेज में, प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में। सो आप लोग को जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज है, ठीक, इसमें आपका केवल जो कि उसका सेल का डिवीजन होता है। जो आपका पूछा कि डीएनए का जो कि दुगना हो जाता है वो आपका इंटरफेज के अंदर होता है। ठीक, तो 9 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। इंटरफेज में आपका S1 S2 ये सब फेज आते हैं ना, तो ऐसे आप लोग ध्यान रखिएगा, तो अच्छे से सेल डिवीजन पढ़ लीजिएगा। पूछा है अर्धसूत्री विभाजन की निम्नलिखित में से किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होती है? ठीक, तो क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होती है? पूछा है डिप्लोटीन में, लेप्टोटीन में, डाइकाइनेसिस में, पैकेटीन में। तो आपका क्रॉसिंग ओवर जिसमें एक्सचेंज ऑफ जीन जो आपका ये स्ट्रक्चर होता है, ऐसे जैसे ये दोनों है। ठीक, क्रोमोसोम जो इसका ये पेयरिंग ऐसे आता है, ये बनता है क्रॉस, है ना। तो जैसे ये होते हैं 2 क्रोमोसोम। ठीक, तो जो उसका एक आपका जो क्रॉसिंग यहाँ पर होता है ये, ठीक, तो इसे बोलते हैं आपका क्रॉसिंग ओवर। पूछा है तो क्रॉसिंग ओवर किस फेज में होता है? तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा पैकेटीन, जिसे पैकेटीन भी बोलते हैं, आंसर नंबर डी। ठीक, फिर आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या करने वाली थैली बोलते हैं? तो भाई 12th का क्वेश्चन है अपना, बहुत पूछा था अपने बोर्ड एग्जाम में, जो सुसाइडल बैग होता है उसे किसे बोलते हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भाई लाइसोसोम। कहाँ पर है? यहाँ पर लाइसोसोम, आंसर नंबर सी, याद रखना। डीएनए पूछा कि डीएनए का द्विगुणन होता है, डीएनए का द्विगुणन यानी कि वही पूछा कि जो डीएनए है वो डबल कब होता है? इंटरफेज में, मेटाफेज में, प्रोफेज, टेलोफेज। ठीक, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इंटरफेज। तो इसमें बहुत से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो उसका मेन कारण ये है कि ये आपका मॉडल पेपर है, कोई जो कि रियल पेपर नहीं है। ठीक, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? आपका रिवीजन करवाना। तो इसे अच्छे से कर लो, बहुत ही लेवल के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा है आपसे कि एजमेटा, जिसे चेजमेटा बोलते हैं, सबसे पहले किस समय दिखाई देता है? लेप्टोटीन, पेचेटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन। आप लोग इसका आंसर बताइएगा। आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक, जो चेजमेटा होता है इसका फर्स्ट सीन सबसे पहले आपका जो डिप्लोटीन होता है इसमें दिखाई देता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं द्विसूत्री स्थिति। फिर पूछा कोशिका चक्र का नियमित अनुक्रम है, तो इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 है, पूछा कोशिका चक्र का नियमित अनुक्रम है, कौन सा है भाई? तो आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर नंबर 14 का सी। ठीक, G1 S G2 फिर एम फेज आपकी होती है, जिसमें आपका जो कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज ये सब आते हैं। ठीक है, इसमें आपका डीएनए और आरएनए का सिंथेसिस होता है G1 S और G2 फेज में। ठीक, समझ गए। फिर आपका पूछा है कि कोल्चिसिन पर प्रभाव डालता है, कोल्चिसिन पर प्रभाव डालता है। सो क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर आपका ये आपको सुन दिया है आपका प्राकृतिक क्रोमोसोम कंडेंसन, स्पिंडल का संगठन, गुणसूत्र विभाग।
सो इसका आंसर आपका हो जाएगा 15 का आंसर नंबर सी। आंसर नंबर सी स्पिंडल का संगठन। ठीक, फिर आपसे पूछा कोल्चिसिन समसूत्री विभाजन को किस प्रावस्था में संदर्भित करता है। तो कोल्चिसिन आपका समसूत्री विभाजन की किस प्रावस्था को संबंधित करता है, आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। सो इसका आंसर आपका हो जाएगा 16 का बी। 16 का बी बेटा फेज को याद रखना। पूछा है कि कार्ट व्हील संरचना दर्शाती है। जो कार्ट व्हील है वो संरचना दर्शाती है राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोल, केंद्रिका इसकी। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका 17 का सी सेंट्रियोल। याद रखना ये सब चीज़। ठीक, पादप कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थल होता है। पादप कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थल होता है गाल्जी का, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम। आंसर नंबर आपका इसका हो जाएगा डी राइबोसोम। याद रखना मेरे भाई सभी लोग ना। फिर आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 19 कि कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक का गुणन होता है। सो कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक का गुणन होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी G2 फेज में। ठीक, G2 में। फिर पूछा कि अर्धसूत्री विभाजन के किस चरण में जीन विनिमय होता है। अर्धसूत्री विभाजन के किस चरण में जीन विनिमय होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 इसका आंसर आपका हो जाएगा सी यानी कि स्थूल पट। पढ़ लेना। कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी। तो रॉबर्ट हुक ने। पढ़ लेना ये भी। ठीक है, सब आप ऐसे रट लोगे भाई अच्छे से अगर नहीं पढ़े हो तो। पूछा है अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था के सही क्रम, हाँ मतलब ये कि के नीचे दिए गए कूट की मदद से चिन्हित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको ये दे दिया गया कि आपको इसको सही क्रम में लाना है। डिप्लोटीन, लेप्टोटीन, केंद्रक विभाजन, पैचेटीन। सो इसको आपको सही क्रम में आप जब लाओगे ना, तो जब इसको लाओगे भाई तो क्वेश्चन नंबर 22 आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक, सबसे पहले इसमें बी आएगा, उसके बाद लेप्टोटीन, उसके बाद फिर डी आएगा पैचेटीन, उसके बाद आएगा ए आपका हो जाएगा डिप्लोटीन, आपका उसके बाद हो जाएगा आपका सी यानी कि केंद्रक विभाजन, कैरियोकाइनेसिस जिसे बोलते हैं। फिर आपसे पूछा गया है कि किस वैज्ञानिक ने क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग प्रथम बार किया था। जो क्रोमोसोम का प्रथम बार शब्द, जो इसका क्रोमोसोम वर्ड है, इसका प्रथम बार प्रयोग यूज किसने किया था। बाल्बियानी, पुरकिंजे, वाल्डेयस, सटन ने। तो क्वेश्चन नंबर 23 इसका आपका आंसर हो जाएगा सी सटन ने। ठीक, और जो फर्स्ट बार इसको जो कि इसकी डिस्कवरी स्ट्रॉसबर्गर ने की थी। याद रखना। पूछा है कि प्रोटीन और आरएनए संश्लेषण किस प्रावस्था में होती है। प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है। G1 फेज में, G2 फेज में, S फेज में, कोई भी प्रावस्था। तो इसका आंसर आप बताइएगा। इसका आंसर आपका होगा 24 का ए G1 फेज में। ठीक, क्योंकि आपका आरएनए और इसका G1 में होता है और S फेज में आपका डीएनए का होता है। फिर पूछा आपसे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है आपका जो है कि माइटोसिस सेल डिवीजन टेक अ प्लेस इन किसमें होता है। जब आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है मियोटिक, ठीक है, जिसे मियोसिस भी बोलते हैं। तो ये किस में होता है भाई। पुष्पकली में, जड़ाग्रह में, तनाग्रह में और सभी में। इसका आंसर आपका हो जाएगा 25 का सी। आपका 25 का सी पुष्पकली में, फ्लोरल बर्ड में। अकॉर्डिंग फिर आपका लिखा है 5 जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को रखा गया है। तो 5 जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को रखा गया। किस में रखा गया। प्रोटिस्टा में, कवक में, मोनेरा में, एनिमेलिया में। किस में रखा गया भाई 26। इसका आपका आंसर हो जाएगा ए प्रोटिस्टा में। याद रखना ये सब चीज़। ठीक है, ये सब डिवीजन अच्छे से, किंगडम, ये सब चीज़ जो है पढ़ लेना। फिर पूछा कि माइकोप्लाज्मा किस जगत में से संबंधित है। माइकोप्लाज्मा किस आपकी जगत से संबंधित है। मोनेरा, कवक, प्रोटिस्टा, प्लांटी किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपका इसका आंसर हो जाएगा ए 27 का ए मोनेरा। याद रखना। ठीक, फिर आपसे पूछा कि चागा बीमारी होती है। चागा बीमारी होती है किससे होती है। सो इसका आंसर आपका हो जाएगा 28 का 28 क्वेश्चन नंबर 28 इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक, ये पढ़ लेना। आपसे पूछा कि अमीबा में पोषण कैसा होता है। अमीबा में पोषण कैसा होता है। पाइप्सन होता है, हेलोजोइक होता है, परजीवी होता है, मृतपोषी होता है। शायद मुझे जहाँ तक मैंने पढ़ा था 12th में आपका ये
29, क्वेश्चन नंबर 29, इसका आपका आंसर हो जाएगा होलोजोइक। याद रखना, प्रोटोजोआ का एक वर्ग जिसमें केवल आंतरिक परजीवी सम्मिलित है, सर्कोडीना, स्पोरोजोआ, फेलजीलेटा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको जाएगा 30 का सी, स्पोरोजोआ। याद रखना। चलिए अब इधर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा है आपसे कि प्रोटोजोआ के जंतुओं में संकुचनशील धानी का कार्य होता है, पाचन का, उत्सर्जन का, परासरण नियंत्रण, परासरण जो है नियंत्रण का, जल अवशोषण का। तो इसमें आपका होता है ऑस्मो रेगुलेशन, जिसे बोलते हैं परासरण नियंत्रण का, यही आपका इसका वर्क होता है। फिर आपसे पूछा काला जार निम्नलिखित के द्वारा प्रसारित होता है। जो काला जार है वह निम्नलिखित के द्वारा प्रसारित होता है, सीसी फ्लाई, सैंड फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, फ्रूट फ्लाई। किसके द्वारा होता है? 32, इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, आंसर नंबर सी, सैंड फ्लाई। फिर आपसे पूछा संकोचनशील रिक्तिका पाई जाती है अमीबा में, पैरामीशियम में, युगलिना में, उपरोक्त सभी में। तो इसका आंसर हो जाएगा 33 का आपका डी, उपरोक्त सभी में। ठीक है। फिर आपसे पूछा इनमें से कौन त्रिस्तरीय जंतु है? त्रिस्तरीय जिसमें 3 लेयर पाए जाते हों, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक जिसे बोलते हैं, ठीक, वो कौन है इसमें से? टीनिया, सोलेनियम, एस्केरिस है, ह्यूडेनेरिया है। क्या है भाई इसमें से? आपका आंसर इसका हो जाएगा 34 का डी, ये सभी है। ठीक, ट्रिप्लोब्लास्टिक ये सभी है त्रिस्तरीय। वर्ग फिर पूछा कि वर्ग में चलन कोशिकांग अनुपस्थित होता है। तो आपसे इसमें आपको जो ऑप्शन दिया गया है, स्पोरोजोआ, सिलिएटा, स्पाइरोपोडा, फ्लैजिलेटा, इसमें होता है भाई। तो 35 इसका आंसर हो जाएगा ए, 35 का आंसर स्पोरोजोआ। ठीक, पढ़ लेना। पेचिस का कारक एजेंट है, ठीक, पेचिस का कारक एजेंट है एंट अमीबा, जीजीवैलिस एंट अमीबा, बकालिस एंट अमीबा, हिस्टोलिस्टिका एंट अमीबा कोलाई। तो इसका आंसर होगा 36 का आपका बी, एंट अमीबा हिस्टोलिस्टिका। फिर आपसे पूछा कि कोरल चट्टाने कौन से जंतु बनाते हैं? कोरल चट्टाने कौन से जंतु बनाते हैं? मोलस्का, प्रोटोजोआ, एकाइनोडर्म, सिलिंट्रस। कौन बनाते हैं भाई? 37, इसका आंसर आपको हो जाएगा डी, आंसर नंबर डी, 37 का आंसर नंबर डी। ठीक, युगलिना में आहार सामग्री के रूप में संग्रहित होता है। युगलिना में आहार सामग्री के रूप में संग्रहित होता है, क्या होता है? प्रोटीन, वसा, सुक्रोज या फिर पैरामाइलान कणिकाओं। इसमें क्या सम्मिलित होता है आपका जो संग्रहित होता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका 38 का ए। ठीक, फिर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक प्रोटोजोआ के कारण होता है? निमोनिया, मलेरिया, सामान्य अथवा टाइफाइड्स। तो इसमें से आपको कौन सा होता है? 39 का आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। ठीक, आंसर नंबर बी 39, क्वेश्चन नंबर 39 याद रखना। ठीक, पूछा है कि पैरामीशियम में साइक्लोसिस की परिघटना का संबंध होता है। पैरामीशियम में साइक्लोसिस की परिघटना का संबंध होता है। इसमें उत्सर्जन, पाचन, चलन, पुनरुत्पादन। कौन है भाई? आंसर इसका आपका हो जाएगा 40 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पाचन, डाइजेशन। फिर आपसे पूछा है ट्राइकोसिस्ट्स का कार्य होता है। ट्राइकोसिस्ट्स का कार्य होता है बचाव और सुरक्षा के लिए, प्रजनन की सहायता के लिए, विश्रामावस्था को प्राप्त करने के लिए, उपरोक्त सभी। इसका आंसर आपका हो जाएगा 41, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, बचाव और सुरक्षा के लिए। पूछा है कि सिल्वर लाइन तंत्र संबंधित है किसमें? प्लाज्मोडियम से, पैरामीशियम से, एंटमीबा से, साइकन से। किससे है भाई? 42, आंसर नंबर आपको हो जाएगा पैरामीशियम, आंसर नंबर सी। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो क्लियर दिख रहा होगा? दिख रहा है ना? दिखना तो चाहिए, आज पास कोशिश किए हैं भाई आप लोग के लिए। कमेंट आ रहा था कि भैया क्लियर नहीं आ रहा है। भाई क्या करें यार, अपनी भी कुछ मजबूरियां हैं, चलो चलता है। पूछा कि मनुष्य में
निद्रा रोग का कारण है, मनुष्य में निद्रा रोग का कारण है, क्या है? ट्रिपैनोसोम्स, लिस्मेनिया, प्लाज्मोडियम एंड अमीबा। क्या है भाई? 43 आंसर नंबर ए। ठीक, ट्रिपैनोसोम। फिर आपसे पूछा है कि ग्लेसिना पेल्पेलिस किसका वाहक है? ग्लेसिना पेल्पेलिस किसका वाहक है? काला अजार, एमेबियासिस और निद्रा रोग, टाइफाइड्स किसका? अभी आपको ये है, ये आपका 44, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, आंसर नंबर सी, निद्रा रोग का। हाथी पांव नामक रोग वाहक है आपका क्यूलेक्स मच्छर, मादा एनाफेज मच्छर, संक्रमित यूलेक्स मच्छर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 45 का सी। ठीक, संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर। ठीक, सैंड फ्लाई किस रोग के रोगाणुओं को फैलाती है? तो काला अजार, निद्रा रोग, टाइफाइड्स, मलेरिया। तो 46 इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, 46 आंसर नंबर ए, काला अजार। उसके बाद आपका दिया गया है कि काला अजार किस से विघटित होता है? सीसी मक्खी से, बालू मक्खी से, चूहा मक्खी से, आपका घरेलू मक्खी से। किससे होता है भाई? तो 47 इसका आपका आंसर हो जाएगा सी। याद रखना, सैंड फ्लाई भी पढ़े थे ना, वही है। देखो वहाँ हिंदी में लिखा है, यहाँ पर आपका जो है कि बालू मक्खी लिख दिया है, इंग्लिश में सैंड फ्लाई लिखा है। तो ऐसे क्वेश्चन घुमा के थोड़ा सा, मतलब इंग्लिश में कुछ थोड़ा सही रहेगा, बस वो आपका हिंदी में थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आपसे पूछा कि काला अजार बीमारी का वाहक है। ठीक, काला अजार बीमारी का वाहक है ग्लाइकोसिना पेटिस्कुलेस, फ्लेटो फ्लीबोटोसम ऐसे ऐसे नाम है यार ना, मैं क्या बोलूँ, एडिस कौन सा है इसमें से? तो आपका 48 इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, आंसर नंबर आपका हो जाएगा बी, फ्लीबोटोसम। ठीक, फिर उससे पूछा कि आपका क्वेश्चन नंबर 49 पूछा आपसे ग्लोसिना पेल्पेलिस का किसका जंतु वैज्ञानिक नाम है? जो आपका ग्लेसिना है, ये पेल्पेलिस किसका जंतु वैज्ञानिक नाम है? तो आपका सीसी मक्खी, सैंड मक्खी, फल मक्खी या मे मक्खी। तो इसका किसका नाम है भाई? 49, क्वेश्चन नंबर 49 इसका आपका आंसर हो जाना चाहिए ए। ठीक, सीसी मक्खी। फिर आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सी प्रकार की कोशिकाएं स्पंज में भोजन का संचय करती हैं? निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं स्पंज में भोजन का संचय करती हैं? पिनेकोसाइट्स, कोइनोसाइट्स, ट्राइफाइट्स, टाइफोसाइट्स, थियोसाइट्स। कौन सी करती हैं भाई? तो क्वेश्चन नंबर 50 इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, थियोसाइट। फिर किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट आपका आ जाएगा, फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है यहाँ से 51 से। जैसा कि आप लोग जानते हो कि बॉटनी के 25 क्वेश्चन आपके जूलॉजी के, तो 50 क्वेश्चन टोटल हो चुके हैं। अब स्टार्ट है आपका फिजिक्स। किलोवाट घंटा का मात्रक है 51, क्वेश्चन नंबर 51 इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आवेग, संवेग, शक्ति ये सब इसका मात्रक नहीं है। फिर पूछा कि दो असमान द्रव्यमान के पिंडों की गतिज ऊर्जा समान है, तो भारी द्रव्यमान की संवेग अधिक होगी, संवेग कम होगा, कम द्रव्यमान के संवेग से समान होगा, अधिक चाल होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 52, आंसर नंबर ए, अधिक संवेग रहेगा। पूछा है आपसे कि 1 किलोवाट लगभग बराबर होता है, किसके बराबर होता है? 1.34 HP के, 1.56 HP के, 2.50 HP के, 1.83 HP के। तो किसके बराबर होता है आपका? ये आपका हुआ है 53 का आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, 1.33 HP, हॉर्स पावर जिसे बोलते हैं। अभिकेंद्री बल के द्वारा कृत कार्य 54, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, आंसर नंबर डी, सदैव शून्य होता है। वाट सेकंड मात्रक है, वाट सेकंड मात्रक है 55, क्वेश्चन नंबर 55। ऊर्जा का, बल का, समर्थ का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, ऊर्जा का। ठीक, फिर आपसे पूछा गया है कि उड़ती हुई हवाई जहाज में होता है, उड़ती हुई हवाई जहाज होता है केवल स्थितिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, स्थितिज और गतिज दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 56 इसका आपका आंसर है सी, इसमें स्थितिज और यानी कि स्थितिज और गतिज दोनों होती है।
सेकंड लोलक का आवर्तकाल होता है, सेकंड लोलक का आवर्तकाल होता है 24 घंटा 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड। इसका आपका आंसर हो जाएगा 57, क्वेश्चन नंबर 57। इसका आपका आंसर हो जाना चाहिए बी। ठीक, 2 सेकंड याद रखना। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है 58, क्वेश्चन नंबर 58। आंसर नंबर इसका हो जाएगा आपका, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान आपको हो जाएगा 11.2 किमी पर सेकेंड। आंसर नंबर सी। पलायन वेग तथा कक्षीय वेग में संबंध है, तो कक्षीय वेग और पलायन वेग में कौन सा संबंध है? 59, क्वेश्चन नंबर 59। आंसर नंबर सी। ठीक, पढ़ लेना इसको। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर जी का मान क्या घटता है, बढ़ता है, अपवर्तित होता है? इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 60, इसका आंसर हो जाएगा आपका घटता है। ठीक, यदि पृथ्वी अचानक घूर्णन करना बंद कर दे तो जी का मान घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपवर्तित हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। सो इसका आपका आंसर हो जाएगा 61। ये सब नॉर्मल सी बात है, बेसिक सी बात है। आपका हो जाएगा बी, आंसर नंबर बी 61 का। ठीक, बढ़ जाएगा। यदि पृथ्वी अचानक सिकुड़ कर अपने व्यास की चौथाई रह जाए तो दिन कितने घंटे का होगा? दिन कितने घंटे? 6 घंटे, 12 घंटे, 1.5 घंटे, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा जो है कि 62, आंसर नंबर सी। आंसर नंबर सी आपका हो जाएगा 1.5 घंटे। पूछा है पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है 63, क्वेश्चन नंबर। ठीक, तो इसका आप लोग आंसर बताइएगा। आंसर नंबर आपका हो जाएगा क्या होगा? 0, यानी कि बी। पढ़ लीजिएगा ये सब चीज़, जल्दी जल्दी बस रिवीजन करते हुए चलना है। ग्रहों के गति संबंधित नियम दिया गया था, ग्रहों के गति संबंधित नियम दिया गया था न्यूटन द्वारा, कैल्पर द्वारा, पास्कल द्वारा, ग्राहम द्वारा। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 64, क्वेश्चन नंबर 64। आंसर नंबर सी। आंसर नंबर सी, कैल्पर द्वारा। सर्वातरी गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान है। ये सब क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो 65, क्वेश्चन नंबर 65, आंसर नंबर बी। आंसर नंबर बी याद कर लेना। फिर आपसे पूछा कि जो आपका है कि गुरुत्वीय त्वरण जी तथा सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी में संबंध है, कौन सा संबंध है भाई? 66, क्वेश्चन नंबर 66। आंसर नंबर आपको हो जाएगा सी। पढ़ लेना इसको अच्छे से। ठीक, सरल आवर्त गति में त्वरण तथा विस्थापन में सही संबंध होता है, कौन सा होता है इसमें से? आपका आंसर हो जाएगा 67, क्वेश्चन नंबर 67। आंसर नंबर बी। आंसर नंबर बी, त्वरण अल्फा तथा विस्थापन का। सरल आवर्त गति करते हुए कण की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, किसमें होती है? आपका हो जाएगा आंसर नंबर इसका 68, क्वेश्चन नंबर का बी। आंसर नंबर बी, अधिकतम विस्थापन की स्थिति में। ठीक, पूछा है एक लड़की ठीक, ये बार बार निकल जाता है यार मुंह से। एक लड़की झूला झूलते 2 खड़ी हो जाती हैं तो इसका आवर्तकाल ठीक बढ़ जाएगा, घट जाएगा, नियत रहेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो 69, क्वेश्चन नंबर 69, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, घट जाएगा। एक व्यक्ति झूला झूल रहा है, यदि उसके पास एक अन्य व्यक्ति आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा, नियत रहेगा, घट जाएगा, कोई नहीं। तो 70, क्वेश्चन नंबर 70, इसका आपका आंसर हो जाएगा बी। आंसर पढ़ लेना आप लोग अच्छे से, नियत रहेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आपसे पूछा गया है कि सरल लोलक के गोलक के गुरुत्वीय केंद्र पर दूसरा नाम क्या है? आयाम है, दोलन बिंदु है, लंबर बिंदु है, कोई नहीं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 71 का, क्वेश्चन नंबर 71। आंसर नंबर बी, दोलन बिंदु। सरल लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? 72, क्वेश्चन नंबर 72। आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी, लंबाई पर। आवर्तकाल टी लंबाई आई पर किस प्रकार निर्भर रहता है? तो ये आपको बताना है, इसमें कौन सा सही है आपका आंसर। सो 73, क्वेश्चन नंबर 73, आंसर नंबर आपका हो जाएगा सी। ठीक, ये सब क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। वह बल जो वस्तु को उसकी मध्य स्थिति की ओर लाने का प्रयास करता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं भाई? 74, क्वेश्चन नंबर 74। आंसर नंबर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, प्रत्यान बल। यदि लोलक के
धागे की लंबाई 9.8 मीटर हो तो उसका आवर्तकाल होगा कितना होगा 75। क्वेश्चन नंबर 75, आंसर नंबर आपका हो जाएगा ए 6.28 सेंटीमीटर। फिर पूछा आपसे इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। आपका यहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट होगा, 25 क्वेश्चन आपके हो गए। ठीक, पूछा इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। जे टॉमसन ने की थी या रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, इनमें से कोई नहीं। तो किसने की थी भाई 76, आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए। इसका ट्रिक भी है, आप लोग ट्रिक मुझे कमेंट करके बताना कौन सा है। थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था, थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल कब प्रस्तुत किया था। तो 77, क्वेश्चन नंबर 77, इसका आपका आंसर रहेगा बी 1904 में। कैथोड किरणों पर आवेश होता है, कैसा आवेश होता है भाई, धनावेश, ऋणावेश, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। 78 क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा ए, धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज होता है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है क्या है 79 क्वेश्चन नंबर, इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, याद रखना बी। ठीक, एक धातु ऑक्साइड का सूत्र MO, धातु क्लोराइड का सूत्र होगा क्या होगा 80 क्वेश्चन, इसका आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, आंसर नंबर बी। फिर उसके बाद पूछा कि एक धातु M का तुल्यांकी भार 9 है तथा परमाणु भार 27 है, तो इस धातु के ऑक्साइड का सूत्र होगा। सो आप लोग कमेंट करके बताना कि इसका सूत्र क्या होगा भाई। फॉर्मूला आपके सामने यहाँ दिया गया है, ऑप्शन आपको केवल आंसर पुटअप करने हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 81 का डी, याद रखना 81 का आपका आंसर होएगा डी। पूछा है दूध से दही बनना किस प्रकार का परिवर्तन है, दूध से दही बनना किस प्रकार का परिवर्तन है। ठीक, 82, तो 82 का आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, आंसर नंबर ए, रासायनिक परिवर्तन। मैंने आपके पूछा है कि इसका अणुभार होगा, ये फॉर्मूला दिया है, इसका अणुभार कितना होगा, तो आपको निकालना पड़ेगा अणुभार। तो 83, इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, आंसर नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन द्रव्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन द्रव्य नहीं है, प्रकाश, ब्रेड, जल, हवा, क्या द्रव्य नहीं है। ठीक, 85, क्वेश्चन नंबर 85, आंसर नंबर ए, लाइट। ठीक, किस ठोस तत्व के परमाणु भार तथा उसकी विशिष्ट ऊष्मा में संबंध है। ठीक, इसका आपको आंसर बताना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 86 क्वेश्चन नंबर, इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, याद रखना सी। ठीक, चलिए स्पीड में चलेंगे अब, क्या तो 200 क्वेश्चन भाई करवाने होते हैं तो ज़्यादा आप लोग का क्लास भी लंबा हो जाता है। तो उसके बाद आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन दिख रहा होगा ना, हाँ दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। चलो, पूछा है आपसे कि जो आपका आयरन का प्रतीक है, तो आयरन का प्रतीक वाले आप लोग जानते ही होंगे, Fe होता है, आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपसे पूछा है कि सोडियम फास्फेट का सूत्र है, सोडियम फास्फेट का इसमें सूत्र है 88, क्वेश्चन नंबर 88, इसका आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, पढ़ लेना। ठीक है, दिख रहा है ना भाई। चलो, फिर आपसे पूछा गया है कि जो आपका ओजोन की परमाणुकता एटॉमिक सिटी होती है, कितनी होती है ओजोन की परमाणुकता आपकी होती है 89, क्वेश्चन नंबर 89, इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, आंसर नंबर सी, 3 होती है। ठीक, O3 इसका आप लोग को फॉर्मूला मालूम होगा, इसका जो सूत्र होता है उससे बोलते हैं O3। मैंने आपसे पूछा है कि 0.1 मोल H2 गैस के में इसके अणुओं की संख्या होती है, कितनी होती है, क्वेश्चन नंबर 19, इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, आंसर नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। पूछा है कि अवगाद्रो संख्या का मान होता है, अवगाद्रो संख्या का मान होता है 91, क्वेश्चन नंबर, इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, आंसर नंबर बी, याद रखना आंसर नंबर बी। ठीक, 7 ग्राम N2 गैस का सामान्य ताप दाब पर आयतन होगा, कितना होगा भाई 92, क्वेश्चन नंबर 92, इसका आपका आंसर हो जाएगा 5600 मिली। ठीक, पूछा कि सामान्य तापक्रम पर दाब आपका जो है कि दाब NTP पर किस गैस के 1 ग्राम अणुभार का आयतन होगा 93, क्वेश्चन नंबर 93, इसका हो जाएगा आंसर सी, आंसर नंबर सी, 11.2 लीटर। एक गैसीय अणु के अणुभार और वाष्पन में संबंध होता है, कैसा संबंध होता है भाई 94, क्वेश्चन नंबर 94, इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, पढ़ लेना। स्टेनस ऑक्साइड का सूत्र होता है, स्टेनस ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है भाई, तो 95, क्वेश्चन नंबर 95, आंसर नंबर ए, आंसर नंबर ए। ठीक, 58.5,
पूछा है आपको 3.65 ग्राम HCl को 250 जो आपका मिली जल में घोला गया है, विलयन नॉर्मलता होगी। तो आप लोग को जो कि आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा नॉर्मलता, ठीक वही है। तो इससे आपका जो कि 97, इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, आंसर नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 90 इसका इनमें से कोई नहीं। पूछा है 98 में कि 4 ग्राम H2 गैस से प्राप्त जल का द्रव्यमान होगा। 4 ग्राम H2 से जो है कि गैस से प्राप्त जल का द्रव्यमान होगा 98, क्वेश्चन नंबर 98, आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी 36, ठीक। 404 ग्राम CO2 के मोल की संख्या होगी, क्वेश्चन नंबर 99, आंसर नंबर इसका हो जाएगा ए, आंसर नंबर ए। मुझे कार्बन तत्व की संयोजकता होती है, कार्बन तत्व की संयोजकता होती है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 100, क्वेश्चन नंबर का आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक, आंसर नंबर डी, याद रखना। फिर आपका देखिए यहाँ से मैथ का पोर्शन शुरू हो रहा है, तो इसमें कोई फिक्स नहीं होता है, कहीं से कोई पोर्शन स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को रीड नहीं करूँगा, इसको रीड करने का कोई मतलब है नहीं। यहाँ पर वही दिया है 10, जिससे इसका ये सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो tan थीटा ये सब, cos थीटा, sin थीटा ये सब अच्छे से पढ़ लेना, इसका मान ही ये सब आपको थोड़ा सा इसमें न्यूमेरिकल बेस हल्का सा रहता है, उसको पढ़ लोगे आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो जैसा कि देखो इधर क्वेश्चन नंबर 108 दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक। तो इसमें आपका दिया गया साइन ये सब है, मतलब वही मान पूछा है, तो ये आप लोग को मान ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो बताना कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो मैं आपको इसका आंसर वैसे बता देता हूँ, ठीक है, बाकी आप लोग इसको रिवीजन कर लेना अच्छे से। तो चलिए सबसे पहले इधर से शुरू करते हैं, जहाँ से मैथ आपका स्टार्ट हुआ था। तो फटाफट इसका बस केवल आंसर देखते हैं, आप लोग इसको बस नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 101 पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 101 इसका आपका जो है कि आंसर हो जाएगा बी, आंसर नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर नंबर हो जाएगा बी। फिर पूछा है कि यदि tan थीटा ये तो इसका मान होगा, क्वेश्चन नंबर 102, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, आंसर नंबर सी, याद रखना 135 डिग्री, ठीक। फिर आपको पूछा ये आपका देखिए cos थीटा ये, ठीक, cosec थीटा, तो इसका ये आपका मान पूछा है, जो है कि आंसर इसका हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 103 का ए, 103 का ए। फिर आपको पूछा है कि सेक ये 45 डिग्री, कोसेक ये इतना, तो इसका आपका मान कितना होगा, तो 104, क्वेश्चन नंबर 104, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, मान हो जाएगा डी, आंसर नंबर डी 1, ठीक। साइन ये इतने तक का मान होगा, तो भाई इतना तक जो भी आपका ये इसको सॉल्व करो, इसका मान निकालो, तो इसका मान आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 105 का सी, आंसर नंबर सी 2/3। फिर आपको कॉस 1020 जो है कि इसका मान कितना होगा, तो भाई सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके इसका निकालोगे, तो यहाँ पर 106, क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा आपका 1/2। यदि साइन है ये इतना है, तो इसका जो है कि इसका होगा क्या होगा भाई, जो इसको सॉल्व करो अब भाई अब अच्छे से, क्योंकि उसको अगर बताने बैठ जाए ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे, क्वेश्चन नंबर 107, इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, याद रखना सी। चलो अब फास्टली चलते हैं, टाइम ज़्यादा ना हो जाए, ठीक। उसके बाद इधर आप आओगे क्वेश्चन नंबर 108, फिर आपसे वही मान वाला क्वेश्चन ही पूछा गया है, तो इसका मान आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 108, आंसर नंबर फर्स्ट। फिर आपसे पूछा है कि 1075 का मान होगा, 1075 का मान होगा, 75 डिग्री का इसका मान क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 109, इसका आपका मान हो जाएगा आंसर नंबर डी, आंसर नंबर डी, पढ़ लेना। फिर आपसे पूछा गया है कि cos 15 का मान होगा, cos 15 का मान होगा, तो cos 15 इसका मान होगा 110, क्वेश्चन नंबर 110, इसका मान हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी, पढ़ लेना भाई, ठीक। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 111 पूछा है, तो इसका भी मान आपको बताना है, तो इसका मान आपका हो जाएगा 111, क्वेश्चन नंबर का इसका हो जाएगा सी, आंसर नंबर सी, पढ़ लेना। यदि दो संख्याओं के बीच गुणोत्तर माध्य इतना 4, ये सब आपका क्वेश्चन लिखा है, 4 और समांतर माध्य 5 हो तो हरात्मक माध्य होगा, क्वेश्चन नंबर 112, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, आंसर नंबर सी। यदि किसी हरात्मक श्रेणी में mवां पद n है और nवां पद m, तो pवां पद का मान होगा, तो 113, क्वेश्चन नंबर 113, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, आंसर नंबर सी। पूछा श्रेणी ये का कौन सा पद 1/128 है, तो कौन सा पद है भाई, तो 114, क्वेश्चन नंबर 114 का इसका आपका हो जाएगा डी, 10वां पद होगा। श्रेणी ए का 10वां पद होगा, कौन सा इसमें 10वां पद क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 115, इसका आंसर हो जाएगा बी, तो 115 का बी 41वां पद होगा, जो ये होगा, ठीक। उसका जो कि 10वां पद का ये मान होगा 41।
पूछा है कि ये समांतर श्रेणी में है तो ए का मान होगा, तो इसमें आपको ए का मान पुट अप करना, मतलब निकालना होगा। तो आप निकालोगे, जब सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन नंबर 116 इसका आपका आंसर रहेगा सी, 3 आएगा। ठीक, फिर आपको ये दिया गया है और जब आप इसका जो भी मान निकालोगे जो भी है, तो वो आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 117, आंसर नंबर ए, 10(2)A। पूछा है cos 105 प्लस cos 15 बराबर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 118 इसका हो जाएगा आपका ए, आंसर नंबर ए। फिर 10 ये इसका बराबर किसके बराबर है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 119 आंसर नंबर हो जाएगा बी, आंसर नंबर बी, याद रखना। ठीक, फिर आपसे पूछा गया कि साइन ये, सेक ये, कॉट ये, ठीक, थीटा बराबर है किसके बराबर है, आपका इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 120, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक, एक। चलिए, तो 20 क्वेश्चन आ, जैसा आप लोग जानते होंगे नियम है आपके मैथ से आने का। उसके बाद आपका आता है यहाँ से पूरा एग्रीकल्चर का पोर्शन स्टार्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लिखा है सबसे पहले, बाजरे में पीला हनी ड्यू की तरह स्रावित किस रोग से होता है। ठीक, उसमें एक हनी जैसा स्ट्रक्चर, मतलब उसमें एक मटेरियल निकलता है बाहर, वो किससे होता है, हरित बालिक रोग से, स्मट से, अरगर से, या फिर डाउनी मिल्ड्यू से, किससे होता है भाई। तो आप लोग कमेंट करके आप लोग सोचिए। या फिर क्वेश्चन नंबर 121, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, आंसर नंबर सी, अरगर से। ठीक, पूछा गेहूं के नॉरिन 10 को जापान से यूएसए 1948 में लेकर गए, कौन लेके गए थे। तो मैंने आप लोग को शायद बताया, एक वीडियो मैंने बताया था कि आपके जो है कि कैसे डेवलप हुई आपकी नॉरिन 10, जो कि ड्वार्फ वीट कैसे आया इंडिया में। ठीक, तो सीए बोगेल ने, ऐसे सलमा ने, नॉर्मल ई बोरलाग ने, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 122 का बी, आंसर नंबर बी। ठीक, एससी सलमा ने। सूर्यमुखी के में किस अम्ल की बहुलता, मतलब सूर्यमुखी जो एक सनफ्लावर है क्रॉप, उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया था, कौन सा एसिड सबसे ज़्यादा पाया था, लिनोनिक, अरेचिडोनिक, या फिर ल्यूसिन, कौन सा एसिड से ज़्यादा अधिक पाया जाता है। तो भाई 123 इसका आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 123 का बी, आंसर नंबर बी, लिनोलिक, याद रखना। ठीक, फिर आपसे पूछा है जेरोप्थालेमिया, यानी कि जो कि लिखा है इसको पढ़ते हैं, जेरोप्थालेमिया नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है। जेरोप्थालेमिया नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है। तो ये आपका विटामिन जो है कि ए, विटामिन ए की कमी से होती है। तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। गेहूं में कल्ले निकलते समय जो सा टेम्परेचर उपयुक्त होता है, कितना जो कि टेम्परेचर रिक्वायर होता है उसके कल्ले निकलने, टिलरिंग के लिए सबसे बेस्ट टेम्परेचर कौन सा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 125 इसका आपका आंसर रहेगा सी, आंसर नंबर सी, 16 से 20 डिग्री सेल्सियस। कार्बाफ्यूरान एक है अकेरीसाइड्स, कीटनाशी, फफूंदीनाशी, मूसनाशी, तो क्या है भाई 126, क्वेश्चन नंबर 126 यह आपका हो जाएगा कीटनाशी, जो कि इंसेक्टिसाइड है। मानसून किस भाषा का शब्द है, तो मानसून आपको मालूम होगा कि यह एक 127 क्वेश्चन नंबर आप जो कि आपकी जो अरबी भाषा है, अरेबिया से आई है। ठीक, तो यह एक अरबी भाषा है मानसून। फिर आपसे पूछा है लेथाइरस अफाका वैज्ञानिक नाम है, लेथाइरस अफाका वैज्ञानिक नाम है, ज्वासा, कांस, हिरणखुरी, मटरी, किसका नाम है भाई। ये सब पूरे खरपतवार दिए गए, तो आप लोगों को ये इसका भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 128 इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, जो कि मटरी। ठीक, चलिए पूछा कि आलू को अत्यधिक समय तक 0 डिग्री सेल्सियस पर संरक्षित रखने में उसको कौन सा विकार हो जाता है। तो जो आपका आलू है उसे 0 डिग्री सेल्सियस पर जो कि बहुत देर तक स्टोरेज करने पर उसमें कौन सा विकार आया था, ब्लैक हार्ट, विलिंग इंजरी, होला हार्ट, पछेती झुलता, तो कौन सा आएगा भाई। तो क्वेश्चन नंबर 129 इसका आपका आंसर आएगा सी। ठीक, विलिंग यानी हो सकता है चिलिंग इंजरी से बोलते हैं, बस यहाँ विलिंग इंजरी लिख दिया है। फिर आपसे पूछा कि रपुंग बुआई की विधि किस फसल से संबंधित है। रपुंग बुआई की आलू से, सरसों से, प्याज से, गन्ना से, किससे संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 130 इसका आप लोग आंसर सोचिए क्या होगा, ये हो जाएगा आपका गन्ना, आंसर नंबर डी। शीर्ष कटन हाई टॉपिंग
किस प्रकार की तंबाकू में की जाती है। जो आपका टोबैको होता है उसमें डिफरेंट आपकी कैटेगरी आती हैं, तो हुक्का में होता है, बीड़ी में होता है, चिबेन में होता है, सिगरेट में होता है, किस में होता है। तो 131 का आंसर आपका हो जाएगा डी, सिगरेट में हो जाता है। फिर आपसे पूछा है कि रैपिंग कल्चर प्रैक्टिस का संबंध है किससे, तंबाकू से, आलू से, अरहर से, गन्ना से, किससे संबंधित है। तो इसका आपका आंसर रहेगा डी, गन्ना से। ठीक, फिर आपसे पूछा है सैफ्लावर कुसुम में तेल का परसेंट, तो ऑयल कंटेंट जितने भी आपके ऑयल वाली फसल हैं तेल वाली, उसको पढ़ लेना अच्छे से। ठीक, तो पूछा है आपसे ऑयल कंटेंट, तो इसका आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 133 का ए। ठीक, 24 से 36%। अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष मनाया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल सॉइल ईयर कब मनाया गया था, तो क्वेश्चन नंबर 134, इसका आपका आंसर होगा सी, आंसर नंबर सी, 2015 में। फिर फैलने वाली मूंगफली है, तो मैंने आपको बताया था, तो इसमें आपको बताइए कौन सा होगा। अरेकस हाइपोजिया वैरायटी फेस्टिगाटा, अरेकस हाइपोजिया वैरायटी, ये नहीं है, इसमें दो ही आते हैं, एक प्रोक्यूबिन्स होता है, एक फेस्टिगाटा। चलो ये 50% जो कि परसेंट मैंने बता दिया। अब इसमें मुझे आंसर बताओ इसमें से कौन होगा, फेस्टिगाटा होगा या प्रोक्यूबिन्स होगा, तो मुझे आप लोग कमेंट करके बताना। तो 135, ठीक है, हम इंतजार करेंगे, इसका आप लोग को आंसर बताना होगा। ठीक, फैलने वाली पूछा है कि, ठीक, फैलने वाली। तो आपसे पूछा कि मुक्ता एक उन्नतशील प्रजाति है, मुक्ता एक उन्नतशील प्रजाति है, मटर, आलू, गन्ना, अरहर। तो क्वेश्चन नंबर 136, इसका आपका आंसर होगा डी, अरहर। ठीक, विजन पी। फिर आपसे पूछा है ये क्वेश्चन नंबर 137 कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा, ये इंसेक्ट है, इसे आप लोग पढ़ो, पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, अगर पढ़ोगे अच्छे से थोड़ा कोशिश करो। ठीक, नामक जो है कि कीट किस फसल को नुकसान पहुंचाता है। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 137, प्याज, गन्ना, आलू, कद्दू, किस में पहुंचाता है भाई, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 37 का, 137 का सी, आंसर नंबर सी, आलू में, पोटैटो में। धान का टेस्ट वेट होता है ग्राम में, कितना होता है भाई, 25 ग्राम, 40 ग्राम, 21 ग्राम, 400 ग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 138 रट लेना, ये सब चीज़ आपका हो जाएगा 25 ग्राम। ठीक, और वही हाइब्रिड राइस का कितना होता है सॉरी, आपका जो बासमती राइस है उसका कितना होता है। ठीक, वो कमेंट करके बताना, इसमें ही लिखा है आपका आंसर। लूनीश्री प्रजाति है, लूनीश्री किसकी प्रजाति है, बाजरा, गेहूं, धान, मक्का, किसकी प्रजाति है भाई, 139 आपका हो जाएगा राइस का, सी, आपका जो है कि धान का। धान में बेसिक स्लैग डालते हैं, कितना डालते हैं, 2 कुंटल, 3 टन, 1.5 से 2 टन, 1 टन, कितना डालते हैं भाई, 140, क्वेश्चन नंबर 140, इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, 1.5 से 2 टन प्रति हेक्टेयर। SIR पद्धति के द्वारा उत्पादित धान का उत्पादन होता है, कितना होता है, 50 कुंटल, 40 से 50 कुंटल, 60 से 70 कुंटल, 20 से 30 कुंटल पर हेक्टेयर, कितना होता है भाई, क्वेश्चन नंबर 141, इसका आपका आंसर आएगा बी। ठीक, जो SIR पद्धति है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, इसका हो जाएगा 60 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर। प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना का प्रारंभ कब हुआ था, तो प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना का प्रारंभ हुआ था 142, क्वेश्चन नंबर 142 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 2016 में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो आपको कमेंट में बताइए, जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत आपकी हुई थी 2016 में, ये भी हुआ था। गन्ने में सिंचाई की प्रमुख अवस्था कौन सी है, जर्मिनेशन, फॉर्मेटिव स्टेज, ग्रांड स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज, आपका इसमें हो जाएगा आंसर नंबर आपका 144 में बी, फॉर्मेटिव स्टेज पर। ठीक है, याद रखना। ICC -2 एक उन्नतशील प्रजाति है, किसकी, अरहर, चना, सूर्यमुखी, मक्का, तो ये किसकी प्रजाति है भाई, 145, क्वेश्चन नंबर 145 का आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, अरहर की। ठीक, पिजन पी। भारत में सबसे ज़्यादा कपास होती है कौन सी, गॉसिपियम बार्बाडेंस, गॉसिपियम अर्बेरियम, गॉसिपियम हर्बेसियम, गॉसिपियम हिरसुटम, कौन सी होती है भाई, तो भारत में सबसे ज़्यादा कपास होती है ये होती है आपकी डी, हिरसुटम। ठीक, याद रखना। सूर्यमुखी की फैमिली है, एस्टेरेसी है, यूफोर्बिएसी है, तो इसका आपका आंसर यहीं पे लिखा है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेग्यूमिनेसी भी नहीं होगा, यूफोर्बिएसी भी नहीं होगा, एस्टेरेसी आपका जो है यही हो जाएगा आंसर। ठीक, गहरी जुताई जब क्रीड़ा के अनुसार, तो क्रीड़ा का मुझे सबसे पहले फुल फॉर्म बताओ, ये होता क्या है और कहाँ पर है। ठीक, के अनुसार की जाती है, तो गहरी जुताई क्रीड़ा के अनुसार कितनी की जाती है, क्वेश्चन नंबर 148, इसका आपका आंसर आएगा बी, 25 से 30 सेंटीमीटर। कृषि रसायन के पितामह कहा जाते हैं किसे, जेथरो टुल, ML ट्रेक या फिर KL चड्डा को, JB
लिविंग को, तो आपके जेबी लिविंग को एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के फादर कहे जाते हैं, याद रखना। ठीक, फिर आपसे पूछा गया है कि चने का जन्म स्थान है, चने का जन्म स्थान क्या है? 150, क्वेश्चन नंबर 150, जब चना है इसका जन्म स्थान कहाँ पर है? चिकपी का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर है? साउथ वेस्ट एशिया, अमेरिका, चाइना, इंडोनेशिया। तो क्वेश्चन नंबर 150 आंसर नंबर हो जाएगा साउथ वेस्ट एशिया, याद रखना। यहाँ पर आपका वीट का भी ओरिजिन प्लेस है। फिर आपसे पूछा कराची किस जाति का मूल स्थान है? सिंधी गाय का स्विट्जरलैंड, या फिर साहिवाल का इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप का? तो आपका हो जाएगा किसका? कराची पूछा है आपसे कि, तो इसका हो जाएगा आपका सिंधी गाय। ठीक, जो मांटगोमरी है वो आपका हो जाएगा साहिवाल का। ठीक, जो भी ये भी पाकिस्तान में ही है, मांटगोमरी पाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सी भैंस संकर नस्ल की है? तो संकर नस्ल आपकी जो भैंस है आपकी सुरती, बदावरी, जाफराबादी, तीनों नहीं है, जो कि महसाना है, इस की क्रॉस ब्रीड है। सबसे पूछा भेड़ के मांस को कहते हैं, तो भेड़ के मांस को क्या कहते हैं? बीफ, मटन, चिवान, बुफेन। क्या कहते हैं? मटन बोलते हैं। ठीक, तो बस ये आप लोग दिमाग से निकाल लेना कि मटन मतलब बकरे का मांस। ठीक, ये नहीं होता है। पूछा बकरी की द्विकाजी नस्ल है, डुअल पर्पस और ब्रीड कौन सी इसमें सी है? गोट की। सुरती है, महसाना है, जमुना पारी है, गद्दी। तो आपकी जो जमुना पारी है वो हो जाएगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 154, याद रखना ये सब चीज़। ठीक, फिर आपसे पूछा कि मुर्गी की द्विकाजी नस्ल है, कौन सी है? मिनोरका है, असील है, रोड आइसलैंड रेड है, व्हाइट लेग हार्न है। तो आपकी जो रोड आइसलैंड रेड है यही आपकी हो जाएगी डुअल पर्पस ब्रीड। ठीक, याद रखना। संसार की सबसे अधिक अंडे देने वाली नस्ल है, कौन सी है? वाइडांट है, न्यू हैम्पशायर है, लेग हार्न है, प्लाईमाउथ रॉक है। कौन सी भाई? जानते होंगे सभी लोग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 156 का आंसर है व्हाइट लेग हार्न। भारत में विश्व की कितने प्रतिशत भैंसें पाई जाती हैं? तो भारत में विश्व की लगभग, ठीक, विश्व की लगभग 57% जो सबसे ज़्यादा अपने यहाँ ही पाई जाती है। बकरी का औसतन जीवन काल होता है कितना होता है? 20 वर्ष, 22 से 25 वर्ष, 10 से 15 वर्ष, 30 वर्ष। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 158 का आंसर नंबर बी, 10 से 15 साल। ठीक, सर्वाधिक प्रोटीन होता है किसमें? बकरी के दूध में, हाथी के दूध में, भेड़ के दूध में, ऊँट के दूध में। किसमें होता है भाई? किसके मिल्क में सबसे ज़्यादा प्रोटीन परसेंट होता है? तो क्वेश्चन नंबर 159, इसका आपका आंसर हो जाएगा भेड़ के दूध में, याद रखना। ठीक, मुर्गी में मोरेक्स रोग का कारण है? जीवाणु है, वायरस है, प्रोटोजोआ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 160, इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, वायरस जनित रोग है। सेंट्रीफ्यूगल पंप द्वारा 1 घंटे में कितने जल की निकासी होती है? सेंट्रीफ्यूगल पंप द्वारा 1 घंटे में कितने जल की निकासी होती है? 1200 लीटर, 2000, आपका 20,000 लीटर, 50,000 लीटर, फिर आपका 1,00,000 लीटर। कितना होता है भाई? तो क्वेश्चन नंबर 161, इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, 1,00,000 लीटर। पानी उठाने के यंत्रों में मनुष्य चलित नहीं है, तो कौन सी नहीं है? बेड़ी, ढेकली, दोन, रहट। इसमें से कौन सी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 162, इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, रहट, जो कि मनुष्य चलित नहीं है। स्टेटर मोटर का भाग है, स्टेटर मोटर का भाग है, क्वेश्चन नंबर 163, इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, आंसर नंबर बी, स्थिर। ठीक, लंबवत शक्ति प्रेषण किया जाता है, लंबवत शक्ति प्रेषण किया जाता है, किससे किया जाता है? ठीक, तो इसका आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद आंसर आप लोग सोचिए। तो मैं आप लोग को इसका आंसर बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 164, इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, आंसर नंबर वी, बेल्ट पुली से। पिस्टन जुड़ा होता है क्रैंकशाफ्ट से, संयोजित शर से, क्रैंकशाफ्ट से किससे होता है भाई? उपरोक्त में से, उपरोक्त सभी से। तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 165, इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, क्रैंकशाफ्ट से। ठीक, प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र है मिट्टी पलट हल, खूंटीदार हल, कल्टीवेटर, हो, क्या है इसमें से? तो क्वेश्चन नंबर 166, इसका आपका आंसर हो जाएगा मिट्टी पलट हल। ठीक है, धीमी गति के लिए शक्ति प्रेषण में प्रयोग की जाती है? बी बेल्ट, पट्टा वाली पुली, सीधा चलन, दांतेदार पहिया और हुक चैन। क्या प्रयोग किया जाता है भाई? तो आपका क्वेश्चन नंबर 167, इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, आंसर नंबर डी, याद रखना। ठीक, कुट्टी काटने की मशीन का भाग नहीं है, क्या नहीं है? रेचित, गतिपालक चक्र, पतनाला, दांतेदार, बेलन, क्या नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 168, इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, आंसर नंबर ए, रेचित। गन्ना पेरने वाले कोल्हू में प्रयोग नहीं किया जाता है, क्या प्रयोग नहीं किया जाता है? बताइए आप लोग। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 169 का ए। ठीक,
फ्लूटेड बेलन। फिर आपसे पूछा गया है कि बढ़ई गिरी नहीं प्रयोग की जाती है, चिराई में, गढ़ाई में, छिद्र करना, छिलाई में, किसमें? क्वेश्चन नंबर 170, आंसर नंबर रहेगा आपका सी। आंसर नंबर सी, गढ़ाई में। आम के पुष्पक्रम को कहा जाता है स्पाइक, पेनिकल, स्पेडिक्स, कोई नहीं, तो इसका आंसर रहेगा पेनिकल। आम की बेमौसमी प्रजाति है, तो बेमौसमी यानी कि बेमौसम जो फल आती है उसको दशहरी, चौसा, फजली, मधुलिका, कौन सी प्रजाति है भाई? क्वेश्चन नंबर 172, आंसर नंबर आपका डी जानते ही होंगे, मधुलिका। एकांतर फलन की समस्या किसमें होती है? पपीता में, सेब में, आम में, बी और सी दोनों में। तो आपका आंसर हो जाना चाहिए यहाँ पर 173, आंसर नंबर डी, बी और सी, यानी कि सेब और आम दोनों में। ठीक है, अल्टरनेट बियरिंग जिसे बोलते हैं। इंटरनल नेक्रोसिस बीमारी आम में किसकी कमी से होती है? कैल्शियम, बोरान, आयरन, मैग्नीज। इसका आंसर रहेगा बी, बोरॉन। ICMR के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने सब्जियों का सेवन करना चाहिए? कितना? तो 500 ग्राम, 250 ग्राम, 600 ग्राम, 300 ग्राम। ठीक, तो ICMR का फुल फॉर्म बताइएगा आप लोग कमेंट में। मुझे कमेंट में आप लोग कुछ बताते नहीं हो भाई, ये गलत बात है, आप लोग बताया करो यार कम से कम। ठीक है, तो 175, क्वेश्चन नंबर 175, इसका आंसर रहेगा आपका डी, आंसर नंबर डी, 300 ग्राम। स्पारागस फैमिली होती है किसकी? स्पारागस फैमिली होती है 176, 176 का आपका हो जाएगा बी, आंसर नंबर बी, लिलिएसी। ठीक है, ब्लैक टिप बीमारी आम में किसके कारण होती है? सल्फर, पोटासियम का, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के कारण, SO2 और CO के कारण, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 177 का आंसर सी, SO2, यानी जो ईंट भट्टों के पास जो बगीचे लगे होते हैं ना उनमें। आम की कौन सी प्रजाति हाई डेंसिटी HDP के लिए उपयुक्त है? सिंधु, निरंजन, आम्रपाली, चौसा। तो आपकी जो सी आंसर रहेगा आम्रपाली। 1 हेक्टेयर खेत की रोपाई करते समय पौधे अंतराल 6x5 मीटर रखा जाता है, तो बताइए 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या कितनी होगी? तो आप लोग ये कैलकुलेट करोगे, आप लोगों को निकल जाएगा आंसर 179 का आंसर नंबर आपका आएगा। 333 प्लांट आएंगे पूरे 1 हेक्टेयर खेत में। पूछा कि केले में अधिक पके अवस्था में महक किसके कारण आती है? आइसोपेंटेनॉल, एंथ्रोसाइनिन, हेक्सेनॉल, पेंटेनॉल। तो आप लोग जानते हो कि मैंने आप लोग को बहुत से अपने जो यूट्यूब आपका जो है उस पर कम्युनिटी में मैं आप क्वेश्चन पोस्ट करते रहता हूँ, तो वहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे बहुत पहले, तो इसका 180 का आंसर आपका हो जाएगा ए, आइसोपेंटेनॉल, याद रखना। फिर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर आपका जीके स्टार्ट होता है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयोग की थी? तो आपका जो है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ पर प्रयोग की थी? तो दांडी, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। तो क्वेश्चन नंबर 181, इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, आंसर नंबर बी, चंपारण में। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? बटुकेश्वर दत्त, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 142, इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, भगत सिंह, याद रखना। जय हिंद का नारा किसने दिया था भाई? सुभाष चंद्र बोस ने, मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? सबको बताओ, सब लोग मिलकर बताना भाई। तो आप लोग जानते ही होंगे, सुभाष चंद्र बोस ने। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथ्वी राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 184, इसका आंसर हो जाएगा डी, याद रखना 1940 में। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? हैदराबाद, कश्मीर, पटियाला, मैसूर। कौन सा था? 185 का ए। ठीक, आंसर नंबर ए हो जाएगा हैदराबाद। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? भाई किसने कहा था? आप लोग सुनते आ रहे होंगे बचपन से। तो क्वेश्चन नंबर 186, इसका आंसर हो जाएगा ए, आंसर नंबर ए। उसके बाद पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 188, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था भाई? तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। बम्बई, कलकत्ता, लाहौर, मद्रास, कहाँ पर है? 188, क्वेश्चन नंबर 188 का आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक, लाहौर में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वक्त पारित किया था? तो 1940 में, 1941 में, 1946, 1942। इसका आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 189 का
आपका हो जाएगा आंसर नंबर डी 1942। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, कब दिया था भाई? तो 1990। आपका हो जाएगा 190 क्वेश्चन नंबर का आंसर डी। ठीक, याद रखना। चलिए अब बस लास्ट कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, देन उसके बाद आज का ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। ठीक है, सो आपसे पूछा गया है कि वर्ष 1980 में 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड बाग जो कि कहाँ पर हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था, नागपुर में, चंडीगढ़, कोलकाता में। तो आपका हो जाएगा अमृतसर में। नमक सत्याग्रह किस वर्ष ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 1930 में, 1932 में, 1928 में, 1931 में आपका प्रारंभ हुआ था भाई? तो क्वेश्चन नंबर 192, इसका आपका आंसर हो जाएगा ए 1930 में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित था? किससे संबंधित था? भारत छोड़ो आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, असहयोग खिलाफत आंदोलन से, रॉलेट आपके जो है कि आंदोलन से, किससे था? आपका 193 क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर बी। ठीक है, याद रखना। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 194, इसका आंसर हो जाएगा बी। याद रखना भाई सब लोग। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लेवल के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 135 आपका 95, आंसर नंबर आपका हो जाएगा सी 1935 का अधिनियम। ठीक, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त या बकरतुल्ला, कौन थे भाई? क्वेश्चन नंबर 196, इसका आंसर हो जाएगा ए, आंसर नंबर ए राम प्रसाद बिस्मिल। 1919 में अधिनियम 1919 के अधिनियम में दैर्य शासक धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? वो कौन थे भाई? वो 197, क्वेश्चन नंबर 197, आंसर नंबर डी चैम्स फोर्ड। ठीक, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों की भारत पर आक्रमण करने से रोका? ठीक, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। तो 198, क्वेश्चन नंबर 198 का आपका आंसर हो जाएगा सी स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला व स्थापत, राजस्व व भूमि के लिए, भूमिकर या साम्राज्यवाद, साहित्यक कार्यों का संरक्षण, किसके लिए प्रसिद्ध था भाई गुप्त राजवंश? आपका क्वेश्चन नंबर 199, आंसर नंबर आपका हो जाएगा कला व स्थापत्य के लिए। ठीक, आंसर नंबर ए। अजंता त्रिकारी का विषय युक्त निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैन धर्म, वैष्णव मत, बौद्ध धर्म, शैव मत, किससे भाई? लास्ट क्वेश्चन आपका है, इसका आपका आंसर हो जाएगा बी बौद्ध धर्म से। सो फाइनली यहाँ पे आपका आज कंप्लीट होता है आपका 200 क्वेश्चन मॉडल पेपर सेकंड। ठीक, सो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को भाई आज का वीडियो थोड़ा क्लियर दिखा होगा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा प्रयास किया था। अच्छा, ठीक है, साथ ही आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा और क्वेश्चन एक लेवल के थे। सो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों ने अच्छे से इसको नोट किया होगा। तो भाई मेहनत लगती है तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करो। साथ ही अपने जो भी फ्रेंड हैं, जो भी भाई लोग जो तैयारी कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर या फिर यूपी कैडेट की, सो उनको यह वीडियो जरूर शेयर करना। ठीक है, साथ ही अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवा लो। और अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे आपका प्रैक्टिस सेट थर्ड। सो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में आना पड़ेगा। ठीक है, सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट तो जो मॉडल पेपर थर्ड रहेगा उसमें। ठीक, धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए अपने इस चैनल एग्री सीएसए वाला पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। चलते हैं, फिर मिलेंगे। ठीक है।